अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़मीर हैदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक पल्स। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब ने इनिशियली एक महंगाई के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की कॉल दे दी और उन्होंने कहा कि इतवार की रात 9 बजे पूरे पाकिस्तान के लोग निकलें पुरअमन एहतजाज के लिए और फिर वो रात को 10 बजे खिताब करेंगे स्क्रीन्स पे। और अब ये डेजिग्नेटेड प्लेसेस अनाउंस करेगी पीटीआई के किन किन शहरों में कहां कहां स्क्रीन्स लगेंगी और लोग वहां पर पहुंचेंगे पुरअमन एहतजाज करते हुए। और महंगाई के खिलाफ एहतजाज है। इमरान खान साहब का ये कहना था कि अगर अब ना निकले तो महंगाई की दलदल में मजीद आप फंसते जाएंगे। तो उन्होंने कहा है क्योंकि अब ये जो इतनी महंगाई हुई है इससे ज्यादा भी महंगाई हो सकती है, तो हमें आज निकलना है। फिर उन्होंने फिर वही सवाल रखा कि अगर मौजूदा हुक्मरानों को मालूम था कि आलमी सूरत हाल जो है वो इसी तरफ जा रही है कि महंगाई है और इनको आज नहीं उस वक्त भी पता था जब ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला रहे थे, तो फिर हमें ये भुगतने देते, हम संभालते चीजें जैसे भी था, हमें क्यों निकाला। और फिर उन्होंने दोबारा वही रिपीट किया कि ये सिर्फ महंगाई का एक बहाना था, असल कहानी तो NRO 2 लेना था। इस पर भी बात करेंगे। दूसरी जानिब नाज़रीन, आज मरियम नवाज साहिबा ने भी गुफ्तगू की मीडिया से और उनका यही कहना था कि जो इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस हैं वो मजीद खुलेंगे और जो स्कैंडल्स हैं जिसमें मलिक रियाज साहब का भी नाम है उस हवाले से भी उन्होंने बात की और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट से कहा कि मलिक रियाज साहब से उन्होंने पता नहीं कितने अरब रुपए हथिया लिए और यानी कि मलिक रियाज साहब को उन्होंने उनके मलिक रियाज साहब के साथ कोई इमरान खान साहब ने उनकी अहलिया ने और उनकी फ्रंट वुमेन जिनको ये कहते हैं गोगी साहिबा ने, फरा गोगी साहिबा ने कोई ज़्यादती कर दी उनके साथ। और यकीनन महंगाई का ज़ोर चल रहा है। कल शाम दोपहर तक तो यही था कि जी इमरान एक समरी भेजी गई थी जिस पर वज़ीर आज़म ने इनकार कर दिया कि नहीं, अब मज़ीद महंगाई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, मुल्क और पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में इजाफा नहीं किया जाएगा, और समरी प्राइम मिनिस्टर ने वापस भेज दी। तो फिर क्या वजह हुई, किसने कहा कि नहीं जनाब इसके बगैर गुजारा नहीं है, यानी कि IMF से आपको डील करनी है, तो इसलिए आपको ये कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। और रात को तकरीबन 11:30 बजे, 12 बजे से आधा घंटा पहले ये महंगाई का बम फोड़ दिया गया और कुछ कम नहीं, अच्छी खासी रकम बढ़ा दी गए पेट्रोल डीजल। और उसके बाद हमने देखा कि आज मार्केट ने भी उसी तरह रिएक्शन किया है। इमरान खान साहब ने आज फिर न्यूट्रल्स को से खिताब, मतलब न्यूट्रल का लक़ब दिया और कहा कि मैंने न्यूट्रल के पास उस वक़्त अपने साथी शौकत तरीन साहब को भी भेजा था और उनको मैं ख़ुद भी कह रहा था कि जो इस वक्त आलमी सूरत हाल है, जो आलमी मईशत का हाल है, जो पाकिस्तान की मईशत का हाल है, तो आप इस सूरत हाल में न्यूट्रल ना रहें और इसको रोकें, क्योंकि अगर रिजीम चेंज होती है तो मामलात जो है काबू में नहीं रहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि जो होना था वो आप सब ने देखा। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राना मुबशिर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, सीनियर सहाफ़ी, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर, सीनियर एंकर। बहुत बहुत शुक्रिया राना मुबशिर साहब आपके वक्त का। फैज़ुल्लाह कमोका, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अब इनको साबिक MNA कह सकता हूँ मैं क्योंकि ये लोग तो मान ही नहीं रहे, अगर इनको कहें MNA तो कहते हैं नहीं अब MNA नहीं है। उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत स्काइप पे मुझे ज्वाइन किया है। इख्तियार वली साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मेरे साथ मौजूद हैं, MPA हैं KP असम्बली में, बहुत बहुत शुक्रिया। इख्तियार वली साहब आपके भी वक्त का, अगर इजाज़त दें तो पहले ज़रा महंगाई के हवाले से बात कर लें। जो मरियम साहिबा ने आज बात की मईशत के हवाले से वो ज़रा सुन लें, फिर उस पर कमेंट लूँगा मैं। 2019 जुलाई का मुआहदा है जो इमरान खान की हुकूमत IMF से करके आई थी, जिस पर उन्होंने मईशत की बर्बादी के दस्तखत किए थे। तो IMF से पैसे लेने के लिए पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत को गिरवी रखा है। तो आज जो हुकूमत पाकिस्तान को मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं, ये वो फैसले हैं जो इमरान खान करके गया था IMF के साथ। जब इमरान खान साहब को पता चला कि उनकी हुकूमत जाने वाली है, उन्होंने पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस कम कर दी, ये जानते हुए भी कि मईशत उसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जी फैजुल्लाह कमोका साहब, मरियम साहिबा ने तो सारा इल्ज़ाम आप पर डाल दिया और उन्होंने कहा कि जो भी इस वक्त आवाम भुगत रही है वो सारी की सारी आपकी कारस्तानियाँ थीं, आपकी हुकूमत जाते जाते
ये लैंड माइंस इन अ वे बिछा कर गई मईशत की लैंड माइंस। आप फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी रहे हैं नेशनल असेंबली की और बहुत करीब से चीज़ों को देख रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने लैंड माइंस बिछाई या उस वक्त आपके पास इतना कुशन था कि आप वो सब्सिडी दे सकते थे? राना साहब, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे की रिपोर्ट आई है वो बड़ा वाज़े तौर पे चीज़ें आप लोगों के सामने आ गई। हमारे दौर में तो ये नहीं रिपोर्ट शाया हुई, इनके दौर में शाया हुई। इन्होंने उसको मैनिपुलेट करने की भी कोशिश की, तो चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो रिज़ाइन कर गए। तो हम तो फाउंडेशन बना चुके थे अपनी इकोनॉमी की, बुरे तरीन हालात के बावजूद। पूरी दुनिया में इस वक्त फसाद बाजारी है, पूरी दुनिया की मईशतें ऊंधे मुंह पड़ी हुई थी और हमारी ग्रोथ 6%, हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ने 25 बिलियन डॉलर्स को टच किया, 60 लाख से ज्यादा नौकरियां, ये मैं नहीं कह रहा, ये फिगर्स कह रहे हैं जो डिफरेंट सर्वे, 55 लाख के करीब आज इमरान खान साहब ने भी कहा 60 लाख करीब नौकरियां, चलें हम 55 लाख ही कह लें। अच्छा, उसके बाद फिर हाईएस्ट एवर आपकी एक्सपोर्ट्स, हाईएस्ट एवर आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, हाईएस्ट एवर आपकी रेमिटेंसेस। तो ये क्या इंडिकेटर्स, इससे बढ़ के क्या इंडिकेटर्स हो सकते हैं, यानी जिसको आप लेके कह सकते हैं कि आपकी मईशत, मुझे आप समझा दें। माशाल्लाह आपकी भी इकोनॉमी के ऊपर गहरी नजर है, राना मुबशर साहब भी बैठे हैं, ये भी सारी चीजों के ऊपर बड़ा गौर फिक्र करते हैं। तो क्या जरूरत पड़ी थी ये सारा एडवेंचर करने की? अच्छी खासी एक चलती हुई इकोनॉमी को हमने जून तक हमने कहा था कि हम जो पेट्रोल और इसकी कीमतें हैं नहीं बढ़ाएंगे, तो हमें पता था कि हमने कहाँ से इसको मैनेज करना है। और इसी तरह से हमने 5 रुपए बिजली में भी हमने कम किए थे, तो हमने सारा कुछ सोच समझ के किया था। और IMF को नाराज कर दिया था आप लोगों ने? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी भी मौके के ऊपर IMF ने कोई ऐसा बयान दिया कि वो हमारे से, इनको तो रोज वो कह रहे हैं कि डू मोर डू मोर डू मोर। हमारे हवाले से आप जिस वक्त ये सारे मामलात हो रहे थे, आप कोई एक जगह ऐसी बता दें जहाँ पे उन्होंने कहा, हमारी ठीक उनके साथ बातचीत हो रही थी और कोई इस किस्म के मुल्क के अंदर हालात भी नहीं थे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है आपके लोएस्ट लेवल पे आ गए। आपने इतनी महंगाई कर दी है, इतनी महंगाई कर दी है, आम आदमी का तो सांस बंद कर दिया आपने। तो आप समझते हैं कि अगर हमने उनके साथ कुछ ऐसे मुआहदे किए थे तो हमें पूरा करने देते अपना टेन्योर, उसके बाद आप आ जाते। उसके बाद अगर आपने पाकिस्तान के लोग आपको वोट करते, तो इस एडवेंचर की, ये जो एक इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई और एक साजिश के तहत ये सारा कुछ किया गया है, तो अब उसका खमियाजा भुगते ये लोग, भुगते। चलें, मैं इख्तियार वली साहब की तरफ जाना चाहूंगा। इख्तियार वली साहब, आज इमरान खान साहब ने पहले वकला से खिताब करते हुए बात की, वो पहले सुन लें, और फिर जैसे आपको मालूम है एक पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दे दी है। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे खौफ ये है कि ये पाकिस्तान को इतना कमजोर कर जाएंगे। आगे आप खुद सुन लें। मुझे खौफ ये है कि ये पाकिस्तान को इतना कमजोर करके जाएंगे, जब एक गवर्नमेंट कमजोर हो जाती है माशी तौर पे, हमें वहां ये ना ले जाएं कि जब फिर हमें बेल आउट करने आए, वो फिर जो हमें कंडीशंस लगाएंगे वो हमारी सॉवरेंटी, हमारी आज़ादी को कॉम्प्रोमाइज करेगा। इसलिए इस मुल्क के लिए ज़रूरत है कि सिर्फ एक चीज़ निकाल सकती है इस मुल्क को इस दलदल में जिसमें फंसते जा रहे हैं, वो एक चीज़ है साफ और शफाफ इलेक्शंस। जी इख्तियार वली साहब, इस मुल्क को सिर्फ एक चीज बचा सकती है और वो है सिर्फ और सिर्फ साफ और शफाफ फौरी इंतखाबात। क्या कहते हैं? और फिर उन्होंने पुरअमन एहतजाज की भी कॉल कर दी है, महंगाई की। इख्तियार वली साहब, अगर मुझे याद पड़ता है तो आप एक जमाने में बाइसिकल पे गए थे KP असेंबली में। जी, आजकल पैदल जा रहे हैं। जी, मैं हूं आपको, मैं रिस्पॉन्ड करता हूं जरा सर। उनका जवाब देके कामोका साहब का, मरियम बीबी की आपने जिक्र किया, जिस मुआहदे का वो जिक्र करी है वो 2019 का है। मैं आज अपने पास ये मुआहदा लाया हूँ, ये आपके सामने है, ये वो मुआहदा है, इतनी बड़ी किताब है, ये देख लें। ये IMF के साथ साइन किया था इन्होंने फरवरी 2022 में, आज से 3-3.5 महीने पहले। और इसमें ये पेट्रोल की प्राइसेस हैं जो ये लिख कर गए थे
कि पेट्रोल 260 रुपए तक पहुंचेगा, ये बिजली का है 1 यूनिट में 50 रुपए तक का इजाफा होगा। ऐसे हालात में इमरान खान को कोई शर्म कोई हया नहीं आती है कि आप मुल्क के हाथ पैर बांध कर गए हैं, आप सब्सिडीज पे सब्सिडीज दे के चले गए, तो इसको हम माइंस ना कहें तो हम क्या कहें? आपने तो सारे मामलात बर्बाद कर दिए, पाकिस्तान के हाथ पैर बांध के आपने IMF के पास गिरवी रख दिया। आपकी परफॉर्मेंस ये थी कि 4 साल में आपने 4 मुख्तलिफ वज़राए खजाना से अपना बजट पेश किया। आपके पास तो कोई इकोनॉमिस्ट भी नहीं था। अब मांगे तांगे के कभी अब्दुल हफीज शेख, कभी असद उमर, कभी ये शब्बर जैदी साहब, कभी आखिर में फिर शौकत तरीन साहब, और फिर कन्फेशन पे कन्फेशन। आप देखें कि शौकत तरीन ने खुद कहा था कि PTI को हुकूमत तो मिल गई, लेकिन इनके पास प्लान कोई नहीं था, इनके पास विजन कोई नहीं था, इनके पास प्रोग्राम कोई नहीं था। हम तो, आपने जिस तरह बात की ना कि PMLN इस वक्त ये जो अनपॉपुलर डिसीजंस हैं हम और हमारे इत्तेहादी हम ये ले रहे हैं, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट हम पे कर रहे हैं और बड़ी हैवी कॉस्ट हम पे कर रहे हैं। बट उससे ज्यादा हमारी सियासत से जो ज्यादा जरूरी चीज थी वो मुल्क को बचाना था। इमरान खान तो जाते जाते उनका जो प्लान रह गया था वो यही रह गया था कि ये मुल्क खुदा न ख्वास्ता 3 टुकड़े हो जाए, और वो उनके जाने के बाद उनके मुंह से निकला। साजिश का वो पलंदा निकाल के वो खत लहराते थे, उस पे DGISPR की स्टेटमेंट आ चुकी है कि जो NSC की मीटिंग हुई थी उसमें ये तय हो गया था कि ना कोई साजिश हुई थी ना कोई मुदाखलत हुई थी। तो पाकिस्तान को आपने मालियाती इमरजेंसी में डाल के हमने तो इस मुल्क की जो इकोनॉमी की डायरेक्शन आपने बर्बादी की तरफ और आतिश नमरूद की तरफ लगा दी थी। हम तो उसकी डायरेक्शन ठीक करने आए हैं, अपनी कॉस्ट हम पॉलिटिक्स की पे कर रहे हैं। आपकी नौकरियां कहाँ गई? आपके जो वादे थे 4 साल में, आपके 50 लाख घर कहाँ गए हैं? निकला तो आपसे ना आपका इनकलाब आया, ना आपका नया पाकिस्तान बन सका, ना मदीने की रियासत बन सकी। अगर कोई चीज बनी है तो वो कोई चीज निकली तो हीरे की अंगूठी निकल रही है। आपके प्लॉट्स निकल रहे हैं, सैकड़ों कनाल अराजी आपने बहरिया टाउन में ले लिए, और अब फिर आप बाद में आके इधर पेशावर KP हाउस का हेलीकॉप्टर, इस्लामाबाद में KP हाउस में आपके सारे वजीर मुशीरों ने डेरे डाल रखे हैं। किस लिए? मालियाती करप्शन खैबर पख्तूनख्वा में जितना हुआ इतना तो कहीं हुआ ही नहीं है। और फिर रिंग रोड स्कैंडल आपके बहुत करीब है पिंडी का। तो अगर आप एहतजाज करते हैं, करें, बिल्कुल करें एहतजाज, ये डेमोक्रेटिक मुल्क है, उसका हम बुरा नहीं मनाते हैं, लेकिन आप एहतजाज किसके खिलाफ कर रहे हैं? आप तो मौजूद हैं आज के जो हालात हैं, आज महंगी रोटी, महंगा पेट्रोल, महंगी बिजली, महंगी गैस, जॉबलेसनेस, लॉलेसनेस, ये जितने मामलात खराब हैं, अब वो तो इसके तो जिम्मेदार ही आप है, रिस्पॉन्सिबल आप है। सही। और सबसे बड़ी बात 1 मिनट जी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव आ गई असेंबली में, तो दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट, वो एक आईनी तरीकेकार था। तो आप उसको इंपोर्टेड कहते हो। अगर आपकी असेंबली इंपोर्टेड है तो फिर तो आप खुद इस असेंबली का हिस्सा थे, आप खुद का, आप तो कठपुतली से भी, मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि ये कंटिन्यूएशन ऑफ द सेम असेंबली है जो 2018 में मुजदे वजूद में जो आई थी। आखिरी जुमला कहता सर, हूं मैं, प्लीज। जी जस्ट 1 सेंटेंस। खुदा न ख्वास्ता अगर इमरान खान की हुकूमत कंटिन्यू करती और उसको 5 साल पूरे करने देते, तो आज के जो हालात हैं इसको आप डबल मल्टीप्लाई कर लें, इससे भी बुरे होते हैं। जी, राना मुबशिर साहब, इमरान खान साहब कहते हैं कि इस दलदल से निकलने का सिर्फ वाहिद हल और फौरी हल साफ और शफाफ इलेक्शन है। आपको कौन सा हल नज़र आ रहा है इन तमाम हालात में? कोalition गवर्नमेंट है, बड़ी बड़ी जमातों की इस वक्त हुकूमत है, पंजाब में उनकी हुकूमत है, मामलात वैसे ही हैं। आप भी मेरे ख्याल में गाड़ी चला के आए होंगे, कितना दिल दुख रहा है और इसका आप हल क्या देख रहे हैं आप? देखिए, इलेक्शंस जो है ना, अगर बात करें इमरान खान साहब के, इलेक्शंस होने चाहिए फ्री एंड फेयर। पहले तो मुझे ये समझ नहीं आती उसको डिफ़ाइन कौन करेगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं या नहीं है। अगर जो भी बंदा हारेगा, जो भी पार्टी हारती है, ये इंडिविजुअल हारता है, उसने शोर मचाना है कि जनाब मेरे साथ धांधली होगी,
अगर वो धांधली के चक्कर में पड़े रहेंगे तो बैक टू स्क्वायर वन वाली सिचुएशन होगी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की मैं बात कर रहा हूँ, फिर वही सिचुएशन होगी और फिर वहीं पे हम खड़े होंगे जहाँ पे आज खड़े हैं। सेकेंडली, यहाँ पे 30 साल हुकूमत की, यहाँ पे कई ऐसी पार्टीज़ हैं, विदाउट नेमिंग एनीवन, यू नो एवरीवन, पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूँ, नून की बात कर रहा हूँ, और बाकी जो जमातें हैं वो भी एलाइज रही हैं। अगर ये IMF का जो एग्रीमेंट है जिसमें अगर इमरान खान साहब ने साइन किए हुए थे 22 फरवरी को, जब भी किए, ठीक है जी, द पॉइंट इज कि अगर सब चीज़ें पता थी तो फिर इमरान खान को भेजने की ज़रूरत क्या थी? उसको एक नई ज़िंदगी, उसकी पॉलिटिकल लाइफ एक नई देने की क्या ज़रूरत थी उसको तो उसका ग्राफ जो था इमरान खान का वो तो नोज डाउन जा रहा था, वो तो 7% पे आ गया था। 7% से आपने उसको इंजेक्शन लगा के उसको फिर एक पॉलिटिकल ज़िंदगी दोबारा दे दी। वो आपने कहा जनाब उसकी बैड गवर्नेंस है, उसने बुजदार को लगाया हुआ है, उसने जनाब सारी चीज़ें उसके खिलाफ जा रही हैं और उसको गवर्नेंस करनी नहीं आती, इकोनॉमिक्स हैंडल करनी नहीं आती। एग्रीड, चले जी, 1 मिनट के लिए मान लिया, तो फिर उसको क्यों भेजने की ज़रूरत थी? भाई ये 6 महीने और इंतज़ार कर लेते, वो खुद ब खुद ही पार्टी खुद यहाँ पे तरीके इस्तिक़लाल बन जाती, PTI जो है। आपने नहीं इंतज़ार नहीं किया, आपने उसको निकाला। अब ये जो फैसले कह रहे हैं कि हम पॉलिटिकल बैकलैश लेने के लिए तैयार हैं, भाई आप पॉलिटिकल बैकलैश लेने के लिए तैयार नहीं है, आप किसी और चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। एक मिनट, कौन सी चीज़? आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि 11 जमातें बैठी हुई हैं, आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ ऐसे डिसीजन जिस साल में लेने हैं वो आप चाहते थे कि हम लें, वो इमरान खान ना ले। अच्छा, मैं समझा शायद वो इमरान खान ने जो कहा NRO2 भी ले NRO2 चले, ये तो एक पॉलिटिकल FIA और ये दीगर तो चल रही है, सारा चल रहा है सिलसिला। लेकिन देन अगेन आप यहाँ पे इमरजेंसी लगाना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे हैं? जिस तरीके से पेट्रोल जो है 310 रुपए पर लीटर पेट्रोल और डीजल जब जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे? आपके क्या किसको आप कहेंगे कि जनाब किसकी गलती है? इमरान खान की गलती है, मौजूदा हुक्मरानों की गलती है, किसकी गलती है? जब यूनिट बिजली का जो है 39-40 रुपीस का जाएगा, नहीं हो जाएंगे अगर ये हालात। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। अगर यहाँ पे 39-40 रुपीस का बिजली का यूनिट हो जाएगा तो फिर आप किसको बोलेंगे कि जनाब ये इतने का यूनिट हो गया, 40 रुपए का यूनिट हो गया। गैस के बिल जिसका 121 रुपए बिल आता था, मैं लोअर साइड पे बात कर रहा हूँ, उसको कल हज़ारों रुपए जब बिल देने पड़ेंगे, मैं लंबी बात नहीं कर रहा, जुलाई की बात कर रहा हूँ, जुलाई के महीनों में जब बिल आएंगे तो फिर पता चलेगा कि क्या हुआ। तो इसमें आप क्या लगाना चाहते हैं? यहाँ पे नहीं, हुकूमत लगाएगी फाइनेंशियल इमरजेंसी। हुकूमत फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए ना लगाए, ये तो मतलब आपको लगता है कि होने ये जा रहा है फाइनेंशियल इमरजेंसी? मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से आप जा रहे हैं, जिसने भी किया, आई डोंट केयर, इमरान खान ने एग्रीमेंट किया या अभी जो मौजूदा हुक्मरान है वो कुछ कर रहे हैं, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे आम आदमी का सोचना है वो किधर गया, वो करेगा क्या, वो जाएगा कहाँ। और जब जुलाई के बिल, मैं जुलाई कर रहा हूँ, जुलाई के बिल जब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि बिल कितने आते हैं और कौन दे सकता है और कौन नहीं दे सकता। आप इकोनॉमिक इमरजेंसी कौन लगाएगा? देखें ना, इमरजेंसी की बात हो रही है कि जनाब इमरजेंसी, दिस इज इकोनॉमिक इमरजेंसी। इकोनॉमिक इमरजेंसी कौन लगाएगा? आपको नजर आ रही है? आप जाएंगे कोर्ट में, मैं जाऊंगा कोर्ट में, कोई और जाएगा कोर्ट में, जाके कहेगा जनाब ये इधर हम किधर जाए, हमें तो कोई रास्ता ही नहीं मिलता। नहीं तो उससे कोई फायदा मिलेगा फाइनेंशियल इमरजेंसी? आई डोंट नो, बट द पॉइंट इज कि लेकिन जो इलेक्शंस की बात आप कर रहे हैं ना, इलेक्शन मुझे बताएं कि कौन बंदा उठेगा जो हारेगा, वो इलेक्शंस के रिजल्ट मानेगा कि नहीं? बिल्कुल। और अगर ये मान रहे हैं कि पॉलिटिक्स देनी पड़ेगी तो वो तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब ये है कि यू डोंट सी इलेक्शंस इन नियर फ्यूचर और फाइनेंशियल इमरजेंसी। दैट्स नॉट द सोल्यूशन, बट द सोल्यूशन यू सी इज प्रोबेबली, ये इस पर मजीद भी बात करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। राना मुबशिर साहब ने आज मेरे प्रोग्राम में ये कह दिया है कि हालात अगर इसी तरह ख़राब होते गए और जुलाई में खुदा ना खास्ता ज़्यादा ख़राब हो गए तो गरीब आदमी तो फिर जो भी गाड़ी पे चलता बंदे को देखेगा उसके गले पड़ेगा। राना मुबशिर साहब, मतलब एक हाइपोथेटिकली ये हो सकता है कि शायद कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जाए और वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो और वो कहें कि जी ये हालात इनसे नहीं संभल रहे तो फाइनेंशियल इमरजेंसी। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ ना, कोई भी जा सकता है, कोई भी जा सकता है ना।
जाके अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकता है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब देखिए ना, जुलाई के, मैं बार बार जुलाई का इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि जो बिल आएंगे एक्यूमुलेट होके, जुलाई के अंदर जब बिल पहुंचेंगे घरों में, तो उस वक्त लोगों का क्या हाल होगा। बिल्कुल, आई डोंट केयर इमरान खान ने क्या किया या मौजूदा हुक्मरान क्या करे, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। ये कि हालात कह रहा हूँ कि लोग किधर जाएंगे, लोग किधर जाएंगे। बिल्कुल। फैजुल्लाह कमोका साहब, अगर आप इस पे कोई कमेंट। कमोका साहब, अच्छा मेरे ख्याल में कोई टेक्निकल इशू है, वो ड्रॉप हो गए। इख्तियार वली साहब, राना मुबशिर साहब तो पता नहीं मुझे कि क्या ये डरा रहे हैं या आपको क्या लगता है? आपका भी बिल आ जाएगा, पता चल जाएगा। चलें जी राना मुबशिर साहब की अपनी एनालिसिस अपनी जगह पे कितनी वैलिड है ये वक्त बता देगा, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि ये मुल्क किसी ने तो ठीक करना था, और ये डायरेक्शन जो थी ये जिस तरफ मैंने आपको बताया कि ये गलत चल पड़ी थी। हमारे पास ऑप्शन ही किया था। इमरान खान तो सिर्फ सियासत और हुकूमत करने आया था। हम तो क्लेम करते हैं हम मुल्क बनाने वाली जमात है। ये मुल्क, आप राना मुबशिर साहब सामने बैठे हैं, 2016 में IMF को हमने लास्ट पेमेंट करके उसको बाय बाय नहीं कह दिया था, और हमें अब भी यकीन है कि हम ये हालात जो हम अनपॉपुलर डिसीजन ले रहे हैं, इंशाल्लाह हम कम बैक के साथ हम ये डॉलर का रेट, पेट्रोल, बिजली, गैस, हम इन सारी चीज़ों को ओवरकम कर लेंगे, हमारी कंट्रोल में आ जाएंगे। अगर नीयत अच्छी हो, इरादे अच्छे हो, आपके पास टीम अच्छी हो, तो कोई भी काम दुनिया में मुश्किल नहीं है। लेकिन मैं आपको इस बात ये भी बताऊं, राना मुबशिर साहब खुद बड़े एक अच्छे और मंझे हुए सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं। मैं इनकी पर्सनली मैं इनको लाइक भी करता हूँ और इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करता हूँ। लेकिन हमारी सियासत, हमारी सहाफत और हमारे कारोबार से सबसे ज़्यादा जो मुकद्दम चीज़ है वो पाकिस्तान है। कौन आगे आएगा? किसी ने तो ये कॉस्ट पे करनी है ना, कोई तो इस मुल्क की डायरेक्शन ठीक करेगा। अब ये जो हालात बन रहे थे, राना साहब मेरे ख्याल में मुझसे ज़्यादा आपको इल्म था कि इमरान खान किस तरफ ये डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं, किस तरफ मुल्क की जो मईशत है वो बढ़ रही है। ये जो हम आतिश नमरूद की तरफ, हमारा हर घंटा और हर मिनट हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। इख्तियार वली साहब अगर इजाजत दें, इख्तियार वली साहब अगर एक छोटी सी बात, नहीं आप ही की तरफ वापस आऊंगा। इख्तियार वली साहब आप ही की तरफ वापस आऊंगा। एक छोटी सी बात इमरान खान साहब की, वो आपको मैं सुनवाना चाह रहा हूं कि इमरान खान कहा कि जब मुझे पता चला कि ये साजिश हो रही है तो जो लोग रोक सकते थे उन तक क्या पैगाम पहुंचाया, ये जरा सुन लें। मुझे जब पता चला कि ये साजिश हो रही है तो मैंने जो लोग ये रोक सकते थे साजिश, न्यूट्रल्स, मैंने उनको समझाया इस वक्त जिधर पाकिस्तान खड़ा है तो किसी किस्म की इस वक्त डिस्टेबलाइजेशन ना होने दें, ये संभाला नहीं जाएगा। ये मैंने कहा। फिर शौकत तरीन को मैंने कहा कि उनको एक्सप्लेन करो कि यहाँ न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। अगर आप ये एक दफा ये हो गई साजिश कामयाब तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी पर पड़ेगा। अगर तो बड़ी तैयारी करके कोई गवर्नमेंट आई होती, उसमें कोई बड़े जीनियसेस बैठे होते, इकोनॉमिस्ट बैठे होते, तो वो फिर भी शायद कुछ आके कोई रोड मैप दे देते। ये आए, इनको ना कोई अंदाजा क्या करना है, कोई इस तरह की अहमकाना स्टेटमेंट्स देने शुरू हो गए, बजाय कॉन्सेंट्रेट करें इकोनॉमी के ऊपर। उनका सिर्फ एक इंटरेस्ट था कि NRO2 ले लो। जी इख्तियार वली साहब इस पर भी कमेंट कर दें, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने तो भिजवाया भी, मतलब शौकत तरीन साहब को, कि ये वक्त नहीं है न्यूट्रल रहने का, क्योंकि हालात जो उन्होंने प्रिडिक्ट किया, अगर वाकई ऐसा किया था तो हुआ तो वही कि हालात ज़्यादा ख़राब हो गए। देखिए जी, इमरान खान जो है वो ज़मीनी हकाइक से एक नावाकिफ और नाबलद इंसान है। NRO की गर्दान इसकी पता नहीं कब से शुरू है। इससे NRO किसने मांगा था, इससे NRO किसने लिए? ये तो बेचारा खुद एक कठपुतली और मुंशी के बराबर जैसा एक वजीर आजम था। इसकी सारी हालत हमें पता नहीं है। इसकी हुकूमत बनी किस तरह है उस पर हम 100 बार बोल चुके हैं। ये अगर पाकिस्तान में जब भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे, इसकी और ताहिर उल कादिर की वही 2-3 सीटें जो पहले निकलती थी वही निकलेंगी। इसको कौन वोट देता है? लेकिन ये जो बात कर रहा है कि न्यूट्रल्स, ये न्यूट्रल्स को क्या कहना चाहता है? न्यूट्रल मीन्स ये पाकिस्तान आर्मी को एड्रेस कर रहा है और उनको कह रहा है कि आप बीच में इंटरवीन करो। क्या इंटरवीन करो? इनके MNS पकड़ के मेरे पास ला और तहरीक इंसाफ में शामिल करो। उनको बोलो कि
वायलेट करो अपनी पार्टी डिसिप्लिन को, वायलेट करो रूल्स को, वायलेट करो कॉन्स्टिट्यूशन को, और मुझे दोबारा से कुर्सी पर बिठा दो, ताकि इसका जो वो नापाक एजेंडा है वो ये पाया तकमील तक पहुंचा दे। इमरान खान को तो पता ही नहीं है कि एक घर कैसे चलाया जाता है, वो मुल्क को कैसे वो उसको चला सकता है, उसको ये एक्सपीरियंस ही नहीं है, उसने कभी घर चलाया ही नहीं है, ना पेरेंट्स के साथ, ना बहन भाइयों के साथ, ना अपनी बीवियों के साथ, तो एक मुल्क कैसे चला सकता है? वो एक्सपीरियंस जो होता है, पीछे से आपका ट्रैक रिकॉर्ड आपका पता चल रहा होता है कि आपका तजर्बा क्या है, आप कितना उस पर कमांड रखते हैं। तो इमरान खान की ये सारी बातें जो है ये सिर्फ सियासी बोंगियां हैं, इसका कुछ हल नहीं निकलने वाला। चले, इसका कोई वैल्यू नहीं है। और मैं आखिर में इतना भी यही कहूंगा सर कि मैं अब भी आपको बता दूं कि इस वक्त बावजूद इसके ये सारी कॉस्ट पॉलिटिकली हम पे कर रहे हैं, बैकलैशिंग हो रही है, लेकिन उसके बावजूद पब्लिक को भी ये पता है कि ये किसकी वजह से हो रहा है सब कुछ, और हम अवामी लोग हैं, हमने अवाम को क्या जवाब देना है, उनको किस तरह सेटिस्फाई करेंगे, वो हम पे छोड़ दे, वो हमारी जिम्मेदारी। चलें, बिल्कुल। राना मुबश्शिर साहब, मसला ये है कि ये मतलब अब तो शायद ये भी जिस तरह कह रहे हैं कि ये सिर्फ इख्तियार वली साहब की ये सोच नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की यही सोच होगी PMLN में, पीपल्स पार्टी में, कि बहुत मुश्किल मतलब फ़ैसला कर लिया है, फ़ैसले ले रहे हैं जिसका बाकायदा बहुत स्वेर किस्म का पॉलिटिकल इनको नुकसान होगा। आपका ख्याल है कि कोई मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई जाएगा, कोई स्ट्रॉन्ग पिटीशन आएगी, कोई तो उससे चीज़ें संभल जाएंगी, या सिर्फ इन सब को रिलीफ मिल जाएगा कि जी चलें आपके कंधों से तो ये बोझ हटा ना जो आपने इतने मुश्किल डिसीजन लिए थे, अब देखते हैं कि कोई टेक्नोक्रेट या कोई इस किस्म के लोग आके बैठ के चीज़ों को संभालें और फिर इंतज़ार करें इंतखाबात का। देखिए, पहले तो बात मुझे एक भी नहीं समझ आती कि इंतखाबात की बात सारे कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई कहते हैं जिन्हें हम इस साल नहीं कराएंगे, अगले साल कराएंगे, मौजूदा हुक्मरान कहते हैं कि हम अगले साल कराएंगे जी, इमरान खान साहब कहते हैं जी फौरी तौर पे कराएं जी। चले, मैं फिर बार बार वही बात कर रहा हूँ कि सोल्यूशन अगर आप ढूंढ रहे हैं तो आप कह रहे हैं जी इंतखाबात, तो इंतखाबात में मुझे ऐसी कोई चीज़ बता दें जैसे 11 जमातें बैठी हुई हैं, वो इकट्ठी बैठ के एक हुकूमत चला रही हैं, ठीक है, ये कब तक चलाएंगे, ये कब तक, क्योंकि इन्होंने फिर अलग अलग इनके मैनिफेस्टोज हैं, इन्होंने अलग अलग सीटें इंतखाबात के लिए जाना है, कितनी एडजस्टमेंट कर लेंगे, सीट एडजस्टमेंट्स 40 सीटों पे कर लेंगे आप, MPs की सीटों पे 20 सीटों MNA की सीटों पे कर लेंगे आप एडजस्टमेंट्स, या जो भी करना चाहेंगे आप उस तरह एडजस्टमेंट कर लेंगे। लेकिन देन अगेन यू विल गो टू द मासेस, आप मासेस के पास जाएंगे, उनको कहेंगे जनाब हमारा मैनिफेस्टो अलग है, उनका अलग था, हम इत्तेहादी थे, हमने हुकूमत चलाई, लेकिन अब हमें आप वोट दें। लेकिन राना मासेस जो है वो कैसे आपको उनका जो कहते हैं कि 2023 अगस्त के बाद इंतखाबात होंगे तो फिर उस वक्त तक हम चीज़ों को बेहतर कर देंगे, ये मुश्किल डिसीजन हो सकता है। वो कहते हैं, आज मैं कहीं सुन रहा था, जो इनके बहुत मुसद्दिक मलिक साहब मेरे ख्याल में और इसके एडवाइज़र भी हैं, उनका ये कहना था कि जनाब हो सकता है यूक्रेन के हालात कल परसों से ठीक होना शुरू हो जाएं तो अगले महीने हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बजाय कम करना शुरू कर दें। तो एक ये पॉलिटिकल एडवांटेज भी तो देख रहे हैं इसमें टाइम में। अल्लाह करे ऐसा हो जी, अल्लाह करे बिल्कुल हो, लेकिन मुझे ये बताएं कि 240 रुपये का अगर चला जाता है डॉलर तो आप कितना नीचे लेके आ जाएंगे? अगर आप पेट्रोल जो है तकरीबन अगर 300 का लेके चले जाएंगे तो 10 रुपए नीचे लेके आ जाएंगे, 20 रुपए लेके आ जाएंगे। चले, कमोका साहब आ गए, जरा मैं कमोका साहब, फैजुल्ला कमोका साहब, इमरान खान साहब की बात आपने पता नहीं सुनी कि नहीं सुनी, उन्होंने कहा कि ये बेसिकली उन्होंने न्यूट्रल्स को पैगाम भी भिजवाया कि न्यूट्रल रहने का टाइम नहीं है। और मरियम नवाज साहिबा ने आज एक गुफ्तगू की, क्योंकि ये बार बार दोबारा उस तरफ रेफर किया जा रहा है और वो कहते हैं कि जी हमें सियासत में ना घसीटा जाए। हालांकि एक टाइम पे जब ये आपको हटा के रजीम चेंज हुई तो मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने ये कहा था कि देख लें स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर गई और डॉलर नीचे आया। तो मरियम साहिबा ने क्या बात की है, ज़रा सुन लें प्लीज़। तो DG ISPR ने कल जो बात की है कि साजिश नहीं हुई, वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है। इसमें जो सबसे मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है, इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दाव पे लगा दिया। जी फैजुल्ला कमोका साहब,
क्यों लगा रहे हैं इमरान खान साहब सिक्योरिटी, मुल्क की सिक्योरिटी को दाव पर, और क्यों बार बार ये एड्रेस कर रहे हैं कि जी, जब वो कहते हैं कि जी वी हैव गॉट नथिंग टू डू विद इट? साहब बुत हमको कहें काफिर अल्लाह की, तो ये जो कुछ जनता आम में नवाज शरीफ कहता रहा है, ये मरीम कहती रही है, जो कुछ भी, ये इतने घिनौने चेहरे हैं इन लोगों के। इख्तियार वली साहब पता नहीं कैसे इन लोगों के साथ गुजारा कर रहे हैं। गंदगी है। आप जितना इसमें आगे इन्वॉल्व होते जाएंगे इन पार्टियों के, आप जो इनका बैकग्राउंड जितना उसको खंगालते जाएंगे, मैं कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ इनके जो वजीर खजाना है ना जी, उनकी गुफ्तगू सुना दे। 137 रुपए से 1 रुपया ऊपर ये लेके जाएंगे, हम इनको हुकूमत नहीं करने देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो बंद कर देंगे सारा कुछ। तो अब वही वजीर खजाना है और वो माशाल्लाह छलांगे लगा रहे हैं, और उनके आने के बाद कहां से कहां पहुंच गया ये तेल की कीमतें। राना साहब, अभी मैं राना मुबश्शिर साहब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, मैं पार्शली उनसे एग्री करता हूं। मैं जो इलेक्शन की बात हम कर रहे हैं ना, देखें, एक तो है हमारे मुल्क के इंटरनल मामला, दूसरा आपने दुनिया में किसी के साथ भी डील करना है ना, तो दुनिया आपके मुल्क के अंदर के हालात देख रही है कि आपके मुल्क में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। इस वक्त जो आपका फैजुल्लाह कमोका साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, मुझे कहा जा रहा है क्विक ब्रेक के बाद आप ही की तरफ आता हूं, तो उस पर मजीद बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। फैजुल्लाह कमोका साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल करिएगा, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने एक और बात की करप्शन की इमरान खान साहब के हवाले से, वो भी जरा सुन लें। तो एक के बाद एक करप्शन का स्कैंडल आ रहा है। मलिक रियाज से 10 से 12 अरब इमरान खान की जेब में गया, शहजाद अकबर की जेब में गया, खातून अव्वल की जेब में गया, और उनकी इन सब की जो फ्रंट पर्सन फराह गोगी के पास गया, और सैकड़ों कनाल अराजी जो है एक जाली यूनिवर्सिटी के बहाने से मलिक रियाज साहब से हथियाली, ये सामने भी आएंगी, इसके ऊपर केसेस भी बनेंगे, केसेस बनने चाहिए। जी फैजुल्लाह कमोका। राना साहब, इनकी जो ये गुफ्तगू है, इनकी ये जो बातें हैं, अब ये पाकिस्तान के लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती हैं बिल्कुल। ये इनकी लोग इनकी बातें सुन सुन के तंग आ चुके हैं। जिनके अपने दामन इतने दागदार हों, ये तो खातून कहती थी कि मेरी पाकिस्तान तो क्या दुनिया के किसी हिस्से में, तो क्या पाकिस्तान में भी मेरी कोई जायदाद नहीं है। तो फिर उसके बाद जो कुछ निकला वो अब सारी दुनिया के सामने अया है। इस खानदान ने कद तो वतीरा है कि झूठ के अलावा हमने कुछ बोलना ही नहीं है। अल्लाह का नाम भी लेते हैं और उसके बाद फिर सबसे पहले झूठ से इब्तिदा करते हैं। अब मैं बात करता हूँ मुख्तसर अपनी बात, क्योंकि आपके पास टाइम थोड़ा है। जी, हम इलेक्शन की बात क्यों करते हैं? एक तो आपके अंदरूनी हालात स्टेबल नहीं है। एक वोट के ऊपर 11 पार्टियों के साथ गवर्नमेंट करना, राना साहब मुझे बताएं कितना मुमकिन है? हर पार्टी के अपने अलग स्टेक्स हैं, हर पार्टी का अपना अलग मैनिफेस्टो है, सही। हर पार्टी के अलग मुतालबात हैं। एक सही। दूसरी बात यह है कि 1 साल रह गया है और किसी एक वोट के ऊपर ये हुकूमत कायम है। कैसे दुनिया के इदारे आप पे एतबार करेंगे? बिल्कुल सही, मतलब इसलिए आप चाहते हैं कि फौरी इंतखाबात हों। बिल्कुल आपने सही फरमाया। इख्तियार वली साहब, योर कमेंट क्विक सर। बात ऐसी है कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी एक फर्जी वो है फॉर्म इन्होंने बनाई है। मलिक रियाज साहब से सैकड़ों कनाल अराजी इन्होंने हथिया ली है। करप्शन का मैं इस पे से ज्यादा क्या कमेंट करूं कि लियाकत अली खान से लेकर आज तक 2018 तक पाकिस्तान पे 27,000 अरब का कर्जा था। इमरान खान ने अकेले 20,000 का कर्जा लिया और वो कहाँ पे लगा कोई दिखाई ही नहीं दे रहा, कहीं पता ही नहीं चल रहा। पहले तो ये कहते थे कि हमने पुराने कर्जे अदा कर दिए, वो भी कोई नहीं है। तो वो सारा करप्शन में गया है। जो ये अरबों रुपए के स्कैम इनके निकल रहे हैं, इनको इलेक्शन। इख्तियार वली साहब क्विकली ओनली 10 सेकंड में सिर्फ जवाब देना है कि इंतखाबात आप अभी फौरी चाहते हैं या आप 2023 में चाहेंगे अगस्त के बाद?
इलेक्शन होंगे, लेकिन इमरान खान की ख्वाहिश और फरमाइश पर नहीं होंगे। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे। टाइम और अपना असेंबली जो है वो पूरा करेगी, 2023 में होंगे और उसमें इमरान खान का कोई हिस्सा नहीं होगा। मतलब आपको लगता है कि कोई फाइनेंशियल इमरजेंसी वगैरह नहीं लगेगी? एक मिनट जी। इमरान खान को इलेक्शन की जल्दी सिर्फ इस एक वजह से है कि इनके जो केसेस हैं वो बनने जा रहे हैं, ये कहते हैं किसी तरीके से वो रुक जाए। इमरान खान बार्गेनिंग करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा राना मुबशिर साहब से फाइनल कमेंट कोई एनआरओ नहीं है। सही ये देखें जी, सब लोगों को मिल के बैठना चाहिए एक टेबल पे, और उसमें इमरान खान साहब भी बैठे। इनिशिएटिव जो है इस वक्त के वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब लें, सबको एक टेबल पे बिठा के इलेक्शंस कैसे होने चाहिए उस पे जनाब पूरा मॉडस ऑपरेंडी तय करें और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाएं। अगर इलेक्शंस वाकई किसी क्वेश्चन मार्क उसमें नहीं किसी ने खड़ा करना, तब अगर नवंबर से पहले जब मर्जी करे, चाहे 19 जुलाई को चाहे अनाउंस कर दें इलेक्शन, जब दिल करता है कर दें, ठीक है। लेकिन द पॉइंट इज कि आप सबको 29 नवंबर के बाद की इलेक्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ। वैसे 29 नवंबर के बाद की स्टेटस कोई है? मैं तो कह रहा हूँ 29 नवंबर के बाद की स्टेटस कोई है? मैं तो कह रहा हूँ 19 जुलाई को अनाउंस करना चाहे तो बेशक कर दें। 19 जुलाई को तो उसके बाद इंटरिम सेटअप आ जाए, तो मकसद कहने का लेकिन सब बैठे मिल के बैठे और इंटरिम सेटअप आ जाए, यहाँ फिर कोई टेक्नोक्रेट सेटअप आ जाए। बहुत राना मुबशिर, इख्तियार वली साहब और फैजुल्लाह कमोका साहब। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।